आज हम क्षितिज पुस्तक में गद्य खंड में मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान नामक अध्याय पढ़ेंगे। मोहन राकेश कहते हैं सबसे पहले जन्म 1925, मृत्यु 1972। जीवन परिचय देखिए। कई कहानी आंदोलन के सशक्त अक्षर मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एमए क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। जीविकोपार्जन होता है जीवन जीने के लिए तरीके ढूंढना। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया और इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। यहाँ ये विशेष है कि आपको पत्रिका का नाम याद रखना है। मोहन राकेश की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? सारिका, जिसका उन्होंने संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया। इनकी कृतियां देखिए, रचनाएं क्या क्या है। उपन्यास, आपको प्रत्येक की दो याद रखने हैं। उपन्यास जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भ्रमण करने के बाद रखना, वो है आखिरी चट्टान तक। तो आखिरी चट्टान, हमारा जो चैप्टर का नाम है आखिरी चट्टान, क्या है? एक यात्रा वृतांत है। इसे भ्रमण वृतांत भी कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहन राकेश का आखिरी चट्टान किस विधा में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है? यात्री वृतांत। यात्रा वृतांत है आपका, इसको भ्रमण वृतांत भी कहते हैं। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण, यादों को लिखना। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। अब पाठ पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए हम उस पाठ में क्या पढ़ेंगे। उस पाठ में यात्रा का वर्णन है जो मोहन राकेश ने की है। और कब की? दिसंबर 1952 से लेकर फरवरी 1953 तक। ठीक है। और मोहन राकेश ने कहाँ की यात्रा की? गोवा से कन्याकुमारी तक की। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण ये यात्रा वृतांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गया है। यानी मोहन राकेश ने अपनी आंतरिक मनोदशा का, यानी उस दृश्यों को देखकर, उस यात्रा के दौरान उसने जिन जिन प्राकृतिक दृश्यों को देखा, उनसे उनके मन में क्या भाव जागृत हुए, और भौतिक विवरण, उन्होंने जो जो दृश्य देखा प्रकृति में, चट्टाने, नदियां, पेड़ पौधे, झरने, उन सब का वर्णन किया। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। विशेष लाइन है कि भाषा शैली इतनी सहज अपनाई है कि पढ़ने वाले को, पाठक कौन? पढ़ने वाला, पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगे। कि लेखक के अनुभव, ये सारा अनुभव लेखक ने किया है, लेकिन जब पाठक इसको पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये उसके खुद के अनुभव हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है कि लेखक ने कन्याकुमारी में होने वाले सूर्यास्त का और सूर्योदय का बहुत ही सजीव अंकन किया है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। यानी इतने सहज शब्दों का प्रयोग किया है कि ऐसा लग रहा हो उन्होंने अपने कलम से प्रकृति का ही चित्र कर दिया हो, चित्रांकन कर दिया हो। आखिरी चट्टान देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं अब। आखिरी चट्टान, कन्याकुमारी। हमने पढ़ा, पहले भी देख लिया हमने कि
कहाँ से? गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा है। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि किसे कहा गया है? तो कन्याकुमारी को। अब कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टान। शाह चट्टान क्यों कहा है? नीली काली नजर आती है। चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा, क्योंकि एंड पॉइंट कहाँ है भारत का? कन्याकुमारी। इसीलिए यहाँ कहा गया है भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को, उस लास्ट स्टेज वाली चट्टान को मैं देखता रहा। यहाँ मैं कौन है? अब खुद यात्रा वृत्तांत का वर्णन कर रहा है तो ये अपने अनुभव लिख रहा है, ठीक है, मोहन राकेश। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है आपका, यहाँ से एक लाइन आती है आप विशेष याद रखने के लिए कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान। तो यहाँ दूसरा प्रश्न बना, क्या बना कि कन्याकुमारी किन तीन महासागरों से घिरी है? तो क्या है तीन महासागर? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई ये स्वयं की भी समाधि सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची चट्टान लहरों मेरे पास आसपास की शाह चट्टानों से टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती हैं और जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती हैं। पानी से जो मिट्टी आ रही है वो क्या हो रहा है? छन छन कर बिल्कुल चूरे के समान, जालियों के समान बन गई है। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। शक्ति का विस्तार यानी उस सागर का विस्तार, अथाह विस्तार कितना है और उस विस्तार में कितनी शक्ति है, क्योंकि समुद्र में, पानी में विनाश की शक्ति भी होती है। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर तक और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं, एक जीवित व्यक्ति या दूर से आया एक यात्री, एक दर्शक। यानी मोहन राकेश कह रहे हैं कि मैं उस चीज को भूल ही गया वहां पर कि क्या मैं ही हूं या सिर्फ प्राकृतिक दृश्यों का, मनमोहक दृश्यों को अपनाने वाला एक यात्री। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ, जब छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी से काफी गिर गई थी। वो देखते देखते उस दृश्य में इतना खो गया कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा जिस चट्टान पे वो खड़ा है पानी का बहाव उस चट्टान तक आ पहुंचा। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, यानी सिहर डर गया। मैंने एक नजर फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली और पास ही एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे आ जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा के एक मोड़ से पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। यहाँ भी प्रश्न बनता है किस दिशा में जा रही थी? सूर्यास्त की दिशा में। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां जो चर्च में प्रार्थना करने जाती है, मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादो होता है जो चर्च वाले जो लंबा सा चोगा पहनते हैं उसे लबादा कहते हैं, के हिलते हुए चाहे सफेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। कौन सा टीला? जहां से सूर्यास्त देखने जा रहे थे लोग। ये एक सेंट हिल थी।
क्या थी? सैंड हिल, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था कि सैंड हिल, सैंड क्या होता है? मिट्टी। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे, बेरे होता है वहां के जो नौकर चाकर जो है वो, उन्हें सूर्यास्त समय की कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत ही रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था।